Good morning, good dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 31 turn, and in this lecture I am going to complete some more topics of chapter 9, that is journal. The topics which I am covering in this lecture are recording of banking transactions, opening entry, bank bad debt treatment, some special entries, and numericals of this chapter. Now see what is recording of banking transaction. हम बैंक में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री. व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. जब कैश हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जनरल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एज बैंक इज द रिसीवर, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट. व्हेन कैश इज विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड बैंक से हम कैश निकाल रहे हैं तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे. जब कोई कस्टमर चेक या ड्राफ्ट दे रहा है और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो जा रहा है तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे. अगर हम उसको उसी दिन सेम डे आपने चेक रिसीव करा, चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव करा और सेम डे में आपने चेक को डिपॉजिट नहीं करा बैंक में, तो जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता इट इज़ बाय द नेम ऑफ चेक इन हैंड. वो किस नेम से आता है बेटा? चेक इन हैंड के नेम से आता है. तो एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट इंस्टीड ऑफ बैंक अकाउंट. हम चेक इन हैंड करेंगे जब तक कि चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है. ऑन द डेट व्हेन अबाउट चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा सेंड टू बैंक, और जब आप उसको चेक को ड्राफ्ट को बैंक में सेंड कर रहे हैं तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, जब कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट जब डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. वैन चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक डिसऑनर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और चेक जो लगाया हुआ है चेक वो डिसऑनर्ड हो जाता है, तो एंट्री फॉर डिसऑनर्ड चेक इज कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे. अगर चेक बैंक चेक रिसीव हो रहा है कस्टमर से और डिस्काउंट उसको अलाउड करा जा रहा है और सेम डे का चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. तो किससे पास हो जाएगी एंट्री बेटा? कस्टमर के पर्सनल अकाउंट से एंट्री पास हो जाएगी. इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड ऑन टू द कस्टमर विल ऑल्सो बी विदड्रॉन. और अगर वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता है जिसको आपने डिपॉजिट करा जिस पे आपको डिस्काउंट अलाउड मिला था, अगर वो चेक डिसऑनर्ड होता है तो डिस्काउंट अलाउड भी विदड्रॉन हो जाता है. तो डिस्काउंट अलाउड जो पहले डेबिट हुआ था वो आपके एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. Then in case the above check is dishonored, the discount allowed to the customer will also be withdrawn. So entry will be customer's personal account debit to bank account to discount allowed account. जब चेक रिसीव करा है डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा. जब चेक डिसऑर्डर्ड हो गया तो डिस्काउंट अलाउड विल बी क्रेडिटेड. व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक तो पर्सनल अकाउंट डेबिट कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे कैश वर्ड की जगह बैंक आ जाता है क्योंकि सारा ट्रीटमेंट आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं. व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड टू बाय द बैंक अकाउंट डेबिट टू interest received account. When bank charges some amount for the services rendered by the bank, तो bank charges account debit to bank account. Now see beta, next is opening entry. In every firm, in the beginning of each year, the closing balances of the last year have to be carried forward to the next year. The first entry in a journal will be recorded will be to record the previous year's closing balances of all the assets and liabilities, and this first entry is called the opening entry. हर फर्म में लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट ईयर, और जब हम उन बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जो फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं दैट फर्स्ट एंट्री इज नोन एज ओपनिंग एंट्री. इन दिस एंट्री द अकाउंट ऑफ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एंड द अकाउंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड. एंट्री में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट होगा. और इफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इट विल बी फाइंड आउट बाय डिडक्टिंग टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स. और अगर आपकी कैपिटल का बैलेंस नहीं गिवन है तो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए. जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी द कैपिटल ऑफ द फर्म. ठीक है. और अगर डिफरेंस में लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है और एसेट्स की वैल्यू कम होती है, एसेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटीज़ कम है, तो डिफरेंस विल बी कैपिटल और वो क्रेडिट हो जाएगा आपकी फर्स्ट ओपनिंग एंट्री में. लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा एसेट्स कम हो रही है तो डिफरेंस विल बी गुडविल और वो डेबिट हो जाएगा इन द फर्म ओपनिंग एंट्री. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स. अब कुछ ट्रीटमेंट है बेटा किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं. बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड इफ द अमाउंट बिकम इरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और सम अदर रीजन द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स.
कभी कभी हम गुड्स कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं, लेकिन किसी इंसॉल्वेंसी की वजह से या किसी और रीज़न से कस्टमर एंड ऑफ द ईयर तक पेमेंट नहीं कर पाता, उससे हम अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो जो अमाउंट उससे रिकवर नहीं हो रही है, इट इज़ कॉल्ड बैड डेब्ट्स ऑफ द फर्म, और बैड डेब्ट्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड द कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिटेड, और जिसकी एंट्री है दैट इज बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, नाउ सी द सेकेंड एंट्री सम स्पेशल। अब इसके अलावा ये तो बैड डेब्ट्स का था, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी है। जैसे इस ईयर किसी पर्सन ने अपना पेमेंट नहीं दिया तो उसका अमाउंट बैड डेब्ट्स में चला गया, बट नेक्स्ट ईयर उसके पास पेमेंट आ गया, उसने कंपनी को पे कर दिया, तो वो जो बैड डेब्ट्स में प्रीवियस ईयर अमाउंट ट्रांसफर करी गई थी, अब उसको हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बैड डेब्ट्स हमारा लॉस था इसलिए वो डेबिट हुआ था, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। लास्ट ईयर किसी कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया, किसी डेटर ने पेमेंट नहीं दिया, बट इस ईयर उसने पेमेंट कर दिया है, तो उसको हम जिस ईयर उसने पेमेंट नहीं दिया वो बैड डेब्ट्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और जब उससे पेमेंट रिकवर हो जाएगा तो इट विल बी क्रेडिटेड इन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेज विच आर रिमेन अनपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो एक्सपेंसेज जो अनपेड रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ड्यू टू एनी रीज़न, इट इज़ नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, और इसकी एंट्री हो जाती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी रह गया है, आउटस्टैंडिंग रह गई है, सैलरी नहीं पेड कर पाए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट एंट्री पास हो जाएगी। नाउ सी नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। Prepaid expenses, these are certain expenses which are related to the next year but have been paid during the current year। वो expenses जो next year के हैं लेकिन current year में paid होते हैं, they are known as, जिसका benefit हमें next year ही मिलना होता है, that is prepaid expenses। और इसके लिए जो entry होती है that is prepaid expenses account debit to expenses account। outstanding हमारा due है इसलिए वो credit हो जाता है expenses account में, और prepaid हमारी income received in advance इसलिए वो debit हो जाती है in expenses account। Now see depreciation। Depreciation वो permanent and continuing decrease in the value of an asset on account of wear and tear and passage of time। जबकि जो permanent decline होता है value of asset में, it is known as depreciation, और ये business का expense है। Depreciation is a nominal account since it represent the loss, इसलिए depreciation हमारी firm पे क्या होता है, loss होता है asset का, और इसलिए वो debit होता है, तो entry will be debit, depreciation account debit to assets account। जिस भी machinery tools equipments पे डेप लगा है वो debit हो जाएगा उतनी amount का depreciation to assets account। Then interest on capital, in order to ascertain the true efficiency of the business, the interest is provided to proprietors on proprietor capital। अपनी capital पे proprietor को interest दिया जाता है ताकि business की efficiency पता चल सके, तो such interest firm के लिए वो loss होता है, लेकिन बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गेन होता है, इसलिए जनरल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ सी 6 point interest on drawing। If a firm allows interest on capital, it should also charge interest on drawing made by the proprietor। अगर firm interest on capital charge कर रहा है तो interest on drawing भी उसको charge करनी चाहिए। Such an interest is an expense for the proprietor and gain to the business। Entry will be drawing account debit to interest on drawing account। नाउ सी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। जब हम मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल कराते हैं तो उसी टाइम पर जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट बट इट इज़ द पार्ट ऑफ उस दैट एसेट अकाउंट जिसको हमने इंस्टॉल कराया है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी एंड बिल्डिंग आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एज सच एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी सच एज फ्राइट, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एंड इज डेबिटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं, इसको हम एक्सपेंसेस अकाउंट में नहीं डालते हैं क्योंकि ये जस्ट मशीनरी को इंस्टॉल करने के बाद उस पर चार्जेस हैं। Similarly, an expenditure incurred for the construction of building such as purchase of material and payment of wages are also treated as capital expenditure। अगर हम मशीनरी पे, बिल्डिंग पे कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सच परचेज ऑफ मटेरियल हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बिल्डिंग अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई रिपेयरिंग कर रहे हैं मशीनरी की या किसी टूल्स इक्विपमेंट्स की, तो वो हमारा जो है ऑलरेडी अपेयर हो चुका है पहले बुक्स ऑफ द फर्म में, तो वो पार्ट हमारा रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर कोई न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं वो आपका मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई रिपेयरिंग हो रहा है जो ऑलरेडी आपकी डेबिट एक बार हो चुका है एसेट में, तो वो जो है आपका रिपेयर अकाउंट का पार्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सी दिस, बेटा सी क्वेश्चन नंबर 12, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स।
March 2, sold goods to Dilip of the list price of 62,000 for 60,000. गुड्स को दिलीप को गुड्स सोल्ड करा है 62,000 का 60,000 में, तो इसमें आपका 2,000 का क्या मिल गया, आपको डिस्काउंट मिल गया. परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 lakh फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट. सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹40,000 at 25% profit, allowing 10% trade discount and 10% cash discount. Received 80% payment immediately by check. Sold goods to Bridge and Company costing ₹50,000 at 40% profit, allowing 10% discount and 5% cash discount. Bridge and Company paid in the full amount by check and availed cash discount. सी बेटा March 2 एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स करा है तो दिलीप अकाउंट, दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 टू 62,000 का गुड्स उसको 60,000 में सोल्ड ऑफ करा है, वो अमाउंट आ गई. देन नंबर 2 इज बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. गुड्स हरी से परचेज करा है, 75% पेमेंट थ्रू आपको चेक तुरंत आ गया और 25% क्रेडिट पर है. सी इसका वर्किंग नोट है बेटा. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज 2 लाख, इसका 75% चेक जो इमीडिएटली मिल गया तो 2 लाख का 75% 1,50,000 हो गया. डिस्काउंट हमेशा, कैश डिस्काउंट हमेशा उसी पे मिलता है जिसका आपको अमाउंट पेड हो जाती है, तो माइनस कर दिया 4% का कैश डिस्काउंट ऑन 1,50,000, तो 6,000 का कैश डिस्काउंट माइनस हो गया, तो अमाउंट इज़ 1,44,000. 25% का पेमेंट नहीं मिला है तो वो क्रेडिट बेसिस पर गया, तो इट इज़ 50,000. वही यहाँ पे एंट्री में करा था बेटा. परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख पूरा अमाउंट था, जिसमें से आपका जो 25% टू हरी एंड कंपनी 50,000. ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई बेटा इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख की अमाउंट थी, टू हरी एंड कंपनी 50,000 आपका क्रेडिट था, टू बैंक अकाउंट 1,44,000 और डिस्काउंट रिसीव हो गया उस पर कितना 6,000 का डिस्काउंट आ गया. देन सी March 20 बैंक अकाउंट डेबिट, विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पे आपका सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स 80% पेमेंट रिसीव थ्रू चेक एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. तो बेटा आपका जो बैंक में अमाउंट गई वो आपका जो है जो भी आपका जो पेमेंट था वो आपने बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 32,400, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 3,600, तो सेल्स अकाउंट में 45,000 आ गया. तो आपकी जो अमाउंट थी वो किसके पास चली गई, आपकी पर्सन के पास पहुंच गई अमाउंट. सी बेटा March 20 कैश प्राइस गुड्स सोल्ड 40,000 का था, 25% प्रॉफिट हो गया, 50,000 सेल प्राइस आ गया, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस हो गया, 45,000 आ गया. 80% पेमेंट चेक के थ्रू आ गया आपका, 10% कैश डिस्काउंट यानी 36,000 का चेक के थ्रू आ गया, माइनस कैश डिस्काउंट 10%, तो 3,600 की अमाउंट आ गई, तो 32,400 हो गया. 20% सेल हो गया ऑन क्रेडिट, तो 45,000 इंटू 20/100 9,000 की अमाउंट क्रेडिट बेसिस पर चली गई. ठीक है, नाउ सी बेटा March 26 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये ब्रिज एंड कंपनी को गुड सोल्ड करा है, पूरा फुल अमाउंट चेक के थ्रू पेड हो गई है. तो ब्रिज एंड कंपनी का जो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड सोल्ड था 50,000 था, 40% उस पर प्रॉफिट दे दिया हमने, 20,000 आ गया. तो सेल प्राइस कितनी आ गई, 70,000 आ गई. उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, तो 63,000 की अमाउंट आ गई. उस पर 5% कैश डिस्काउंट दे दिया 3,150, तो अमाउंट इज़ 59,850. वही यहाँ एंट्री में शो करा है, बैंक अकाउंट डेबिट 59,850, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 3,150 टू सेल्स अकाउंट 63,000. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये ओपनिंग एंट्री वाला क्वेश्चन है बेटा. फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरी एंड कंपनी एज ऑन 1 April 2017. कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 16,800, फर्नीचर 8,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स राम 8,000, श्याम 12,000, क्रेडिटर्स अनिल 4,000, सुनील 5,000. ये आपका जो था ओपनिंग एंट्री है. देखिए बेटा इसकी ओपनिंग एंट्री यहाँ पे मैंने करी है. कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 10,000, कैश एट बैंक अकाउंट, सारी एसेट्स को हमने डेबिट कर लिया. टू अनिल्स अकाउंट, टू सुनील्स अकाउंट, और कैपिटल नहीं गिवन थी तो एसेट्स को टोटल करके उसमें से माइनस कर दिया अनिल और सुनील का अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गई. इज इट क्लियर. ये ओपनिंग एंट्री होती है बेटा जिसमें हमें लास्ट ईयर का जो बैलेंसेस गिवन है उसको हम डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, और अगर कैपिटल नहीं गिवन है तो डिफरेंस माइनस करते हैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को, और जो डिफरेंस होता है वो बैलेंसिंग फिगर होती है. अनिल और सुनील जो है वो आपके क्रेडिटर्स हैं फर्म के, और राम और श्याम जो है वो आपके डेटर्स हैं. ठीक है, नाउ सी नंबर April 2 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. राम कौन था तुम्हारा, राम डेटर था, उससे आपने चेक मिला आपको 5% कैश डिस्काउंट पर, तो 8,000 का आपका जो है अमाउंट माइनस कर दी बेटा. चेक इन हैंड, चेक मिला है अभी, डिपॉजिट नहीं हुआ है. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 7,600, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 400 टू 8,000. उसका जो आपको डिस्काउंट जो था वो आपने उसको दे दिया, डिस्काउंट दे करके उसकी अमाउंट चेक में चली गई. डिपॉजिटेड द अबाउ चेक इन बैंक, अब चेक को डिपॉजिट करा है बैंक में, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 7,600.
Now see next beta, goods purchased for rupees 20,000 at 10% trade discount and 5% cash discount, payment made by check. 20,000 का 10% माइनस हो जाएगा बेटा, 2,000 की अमाउंट माइनस हो जाएगी, उस पर 5% का कैश डिस्काउंट लग जाएगा और बाकी आपका पेमेंट चेक में हो जाएगा. सीधा एंट्री बेटा, April 15 परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. 18,000 वो आ गया, 900 का उसका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया. ये देखो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे करी है कैलकुलेशन. सी बेटा April 10, ये देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 20,000 थी. April 5 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 माइनस हो गया, 18,000 आ गया, 5% कैश डिस्काउंट माइनस हो गया, 900 to 17,100 का पेमेंट रिसीव्ड हो गया चेक के थ्रू. ये अमाउंट यहाँ पे शोन है बेटा. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है. देन सी April 6 received a check from Shyam for 3860 and discount allowed to him 140. चेक डिपॉजिटेड ऑन द बैंक ऑन द सेम डे में चेक डिपॉजिट हो गया बेटा. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू श्याम, 140 का डिस्काउंट मिल गया उसको और 4,000 उसकी अमाउंट आ गई जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुई है. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट बेटा, 10th पॉइंट, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट. अनिल कौन है, हमारे क्रेडिटर्स हैं. 4,000 का उसको पेमेंट देना था, 2% का डिस्काउंट हमें मिल गया. तो 4,000 का 2% 4,000 का 2% 80 रुपीज़ माइनस हो जाएगा डिस्काउंट का, बाकी पेमेंट हम उसको दे देंगे. सी बेटा अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,03920 और 80 रुपीज़ उसका माइनस हो गया. कैश पेड टू अनिल इन फुल सेटलमेंट. Then see beta April 15, old furniture sold for 800. April 16, sold goods to Shiv Prasad of the list price of 10,000 at the trade discount of 15%. Old furniture sold करा है, simple entry बेटा. Furniture account, ओल्ड फर्नीचर आपने सोल्ड करा है. एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 8,000. देन शिव प्रसाद को आपने 15% डिस्काउंट पे गुड्स को सोल्ड करा है, तो आपका 10,000 का 15% 1,500 हो गया माइनस हो गया. 8,500 की अमाउंट शिव प्रसाद एक डेबिट टू सेल्स अकाउंट आ गया. देन शिव प्रसाद ने गुड्स को रिटर्न कर दिया जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1,000 रुपीज़ बेटा. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद, उसका आपका 15% रेट डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर डिस्काउंट, तो अमाउंट इज़ 850 एंड 850. देन सी बेटा, अभी मैंने आपको अभी बताया था. सी नंबर क्वेश्चन नंबर C20, पेड टू फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह. कोई भी रिपेयर होता है तो रिपेयर आपका उसका रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो एंट्री विल बी रिपेयर अकाउंट डेबिट. सी रिपेयर एंट्री विल बी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 and 100. ठीक है. देन सी bank received a check from Shiv Prasad after deducting 4% cash discount. Check was deposited into bank. Bank charges 50 for bank charges. Received commission for rupees 200. सी बेटा इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे करी है. चेक रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद, अमाउंट टोटल 8,500 की थी. रिटर्न कर दिया था गुड्स उसने 850 का, तो 7,650 की अमाउंट रिटर्न करनी थी. उसमें 4% का कैश डिस्काउंट लग गया 306 का, तो अमाउंट जो रिसीव हुई हमें उससे वो दैट इज़ 7,344. बैंक अकाउंट डेबिट 7,344, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 306 टू शिव प्रसाद 7,650. और बैंक चार्जेस था तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50-50. कैश कमीशन रिसीव्ड हुआ था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200. Now see question number 16. Purchase goods for cash rupees 10,000 and spend rupees 2,200 for their carriage. तो purchase goods for cash है. अब तो सी बेटा purchase account debit, carriage account debit to cash account 10,200 की अमाउंट आ गई इसमें. Then January 10, purchase machinery for cash rupees 50,000 and spend rupees 50 for its carriage. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो उसकी कैरेज चार्जेस है वो मशीनरी में ऐड हो जाएंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पर यूज़ होते हैं. 50,500 और 50,500. सी January 15, paid rupees 20,000 for cement, 10,000 for timber and 5,000 as wages for the construction of building. ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए हैं. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज़ हुआ है उन सबको टोटल करके हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया 35,000. सी बेटा परचेज ऑफ एन ओल्ड मशीनरी 20,000, स्पेंड 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर. ओल्ड मशीनरी परचेज किया, उस पर 2,500 इमीडिएट रिपेयर करा दिया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500 22,500. नाउ सी द लास्ट वन, पेड रुपीज़ 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी. रिपेयर चार्जेस हमेशा उसमें डेबिट हो जाते हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 and 500. इज इट क्लियर बेटा? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू बेटा.